बेटा आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सब अब तक जो हम पढ़ा चुके हैं आपको इस काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में, उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस पिछली बार भी किए थे। एक असाइनमेंट आपको भेजा था। आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बेटा, इन अ रिएक्शन द रेट एक्सप्रेशन दैट इज रेट लॉ इज, क्या है रेट लॉ बेटा? रेट लॉ है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 2/3, कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर 0। इन्होंने कहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप सब लोग जानते हो ऑर्डर क्या होता है बेटा? पावर्स का सम होता है। रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स पर जो पावर्स लगी होती है उसके सम को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर जो पावर, हाँ गुड, यहाँ पे पावर ए पर 1 है, बी पर 2/3 और सी पर 0। तो सम पावर्स का हो गया 1 + 2/3 + 0, दैट इज सम कितना हो गया बेटा? 5/3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन H2 + Br2 इज 2Br चेंजिंग इनटू 2HBr। और यहाँ पर रेट लॉ जो दिया हुआ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K concentration of H2 concentration of Br2 the power 1/2। which statement is true about the reaction? इन्होंने कहा है द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये यहाँ पे अगर हम ऑर्डर चेक करें इस रिएक्शन का तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा हाइड्रोजन पर 1 प्लस ब्रोमीन पर कंसंट्रेशन पावर है 1/2, सो इट इज 3/2। तो यहाँ पर ऑर्डर 3/2 है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगला स्टेटमेंट दिया है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 3/2, ये गलत है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी मैंने बताया आपको इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज ये बताती है कि एक साथ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हुए हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं बेटा? एक और एक, दो, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, है ना बेटा? तो मॉलिक्युलरिटी इज 2। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और यूनिट ऑफ के, हम लोग जानते हैं के की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा वो मोल पर लीटर। आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है बेटा यूनिट ऑफ के? यस सर। मोल पर लीटर पे पावर 1 - n पर सेकेंड, ये था ना? अगर मैं n यहाँ पे देखूं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n कितना है? 3/2। अगर मैं 3/2 पुट करता हूँ तो कितना बचेगा? 1/2। 1 - 3/2 दैट इज -1/2, है ना बेटा? यस सर। तो यूनिट जो रेट कांस्टेंट की होगी वो यूनिट क्या हो जाएगी? रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी यहाँ पर बेटा, वो हो जाएगी मोल पर पावर 1/2 -1/2, लीटर पे पावर 1/2, माइनस का प्लस हो जाएगा पर सेकेंड, ये यूनिट होगी। इन्होंने जो कहा है पर सेकेंड, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, ये सही है। तो आप यहाँ पे इस चीज को एक बार फिर मेंशन कर लें और इसको लिख लें कि molecularity is always a positive integer. It tells the number of reactant molecules collide simultaneously to form product। तो इससे क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर कुछ और है। आप देख रहे हो ऑर्डर इसका 3/2 है, n की वैल्यू, और यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी है वो 2 है। ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम एक नाम देते हैं और वो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर, वो सॉरी इनको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर 1 है तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूं, आप इस चीज को नोट कर लें। ओके बेटा, हो आप यहाँ पर नोट करोगे। अब एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शंस which has different order to its molecularity is called pseudo order reaction. अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग कई बार इसके नाम बोल देते हैं। अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड है तो स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बेटा वो डेफिनेशन समझ में आ गई? रेस्पॉन्स दो। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये रिएक्शन कौन सी कही जाएगी? दिस रिएक्शन, ये जो लिखी हुई है दिस रिएक्शन इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी ऑर्डर अलग है, मॉलिक्युलरिटी अलग है। तब यहाँ पर एक बात आप और नोट करके लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे भी काम आएगी, और वो ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं उसमें किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेता हूँ, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन चेंज से रिएक्शन की रेट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो रेट लॉ में उसकी कंसंट्रेशन पर पावर 0 लगाएंगे। दैट इज उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो एक्सेस में लिया गया है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती है। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली वो उतने ही रहेंगे। दैट इज मॉलिक्युलरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पॉइंट को आप स्पेशली नोट करके लिखें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to the reactant taken in excess is 0। अगर किसी भी रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लेते हो तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? 0। ओवरऑल ऑर्डर नहीं, सिर्फ उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। ओके बेटा हो। बट मॉलिक्युलरिटी इज नॉट चेंज, लेकिन मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक आप एग्जांपल से देखें। अगर मान लो A2 और B2 में रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और अभी इसका जो ऑर्डर है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2, और इसका जो रेट लॉ है वो रेट लॉ है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2। दोनों पे पावर कितना है बेटा? 1 और 1। ओके। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर B को एक्सेस में ले लूं, मैं B का अमाउंट बढ़ा दूं बहुत ज्यादा। इफ B2 इज टेकन इन एक्सेस, अगर B2 को मैं एक्सेस में ले लूं तो क्या हो जाएगा? देन रेट लॉ बिकम्स, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा बेटा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A2 concentration of A2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2 पे पावर 0। एक्सेस में लेते ही B2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एंड इस वजह से क्या होगा बेटा? इस वजह से सो नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू 1। अब ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन बेटा वो मॉलिक्युलरिटी की अगर आप बात करो तो मॉलिक्युलरिटी
मॉलिक्युलरिटी कितनी है बेटा? पहले 2 है, बाद में भी 2 ही रहेगी। ओके बेटा? ओके सर। तो इस केस में जैसे ही मैं V2 को एक्सिस में लूंगा, ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? ये रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये बात आपको समझनी है कि मैं अगर A2 को एक्सिस में ले लेता, B2 को कम रखता, तो A2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता, B2 के रेस्पेक्ट में 1 रहता। तो ऐसी रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शन को हम किसी एक रिएक्टेंट को एक्सिस में लेकर के स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा? हो यस सर। बोलो। वेरी गुड। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बेटा रेट कांस्टेंट जो है उसकी डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, वो हमें पता लगेगा। डायमेंशंस आप जानते हो यूनिट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं हम, है ना? तो यूनिट जो रेट कांस्टेंट की वो क्या होगी बेटा? बोलो। वो टाइम एंड स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम और कंसंट्रेशन किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये हमें चेक करने के लिए पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी फॉर्मूले से लिखना पड़ेगा। तो क्या था? मोल पर लीटर को मैं मोलैरिटी कह सकता हूँ बेटा। मोलैरिटी पे पावर 1 माइनस एन की है पे 1 माइनस 2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यस सर। Yes. है ना? हाँ, तो मैं Yes. यहाँ पे वही लिखने जा रहा हूँ, ये मोलैरिटी पे पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा मोलैरिटी पे पावर -1 और सेकंड पे पावर -1। तो यहाँ डायमेंशन में कंसंट्रेशन भी है और टाइम भी है, दोनों चीजें बेटा। कंसंट्रेशन का स्क्वायर तो नहीं है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि टाइम और कंसंट्रेशन दोनों हैं। सो आंसर विल बी बी, दैट इज सेकंड। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। अगर आप इसके आगे देखते हो, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये मैं लास्ट क्लास में भी करवा चुका हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे रेट कांस्टेंट अगर आपको दिया हुआ हो तो आप उसकी यूनिट पर कंसंट्रेट करोगे। यूनिट को अगर आप देखो तो आप इसको कह सकते हो मोलैरिटी, मोल पर लीटर को मोलैरिटी पर सेकंड है, और मोलैरिटी पर सेकंड जो यूनिट होती है वो कब होगी? जब ऑर्डर n 0 होगा। ओके बेटा? हो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में देख सकते हो कि अगर आप कंपेयर करोगे तो मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन है, यहाँ पे पावर 1 है। सो अगर आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1। सो एन इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी बेटा? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसके आगे हम अगला स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इसके बाद हमने बात की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑल्सो बायमॉलिक्यूलर। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर और उसकी मॉलिक्युलरिटी बराबर हो। बायमॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्युलरिटी 2 और सेकेंड ऑर्डर मीन्स ऑर्डर 2। तो ये दोनों बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अगला इन्होंने कहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर लगती है उनका सम होता है। कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने पर जो चेंज आता है उसको शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी सही नहीं है। अगला है कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर जो है उसे केवल एक्सपेरिमेंट से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सही है, और आपको लिखवाया भी था मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. वेरी Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी जिससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके लिए रेट लॉ दिया हुआ है, रेट और डी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पे पावर 1/2, बी पे पावर 1/2 और सी पे पावर 1/4। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? सिर्फ पावर्स का आपको सम करना है। अगर आप पावर्स का सम करते हो बेटा तो क्या होगा? तो उस केस में यहाँ ये सम होगा 5/4, है ना बेटा? Yes, sir. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। और मैं इसके लिए कुछ स्पेस यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से देखना सब लोग, इस क्वेश्चन में कोई गलती मत कर बैठना, है ना बेटा? तो अगर मैं आगे इसके बात करूं, इस क्वेश्चन में बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसे देखो सिंपल तरीके से जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं। हम इस क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंटल डेटा में दिया हुआ है, इनमें हम इनको एक्सपेरिमेंट्स 1 2 3 में डिवाइड कर लें, इनको मैं नाम दे दूं। आप ध्यान दें, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं यहाँ पर पहले मैं लेता हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। मैं यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान दें, ये स्पेस मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से क्लियर हो रहा है कि जब मैंने ए की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की है, 1.5 से 4.5 मीन्स 3 टाइम्स। जब मैंने कंसंट्रेशन बी की 3.2 से 9.6 मतलब ये भी 3 टाइम्स की है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आप देखिए, इसको आप लिख सकते हो ए 656। अगर आप इसे पावर सेम रखोगे तभी कंपेयर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 656 इंटू 10 पे पावर -8, अभी पावर -8 सेम हो गए। तो अगर मैं 8.1 का डिवाइड करूँ 656 में, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 81। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 81 टाइम्स हो गई है। तो एक्सपेरिमेंट 1 2 मुझे बताता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इन सेकंड केस विद रेस्पेक्ट टू 1 becomes 81 times when the concentration of A is increased by 3 times। बेटा ए की कंसंट्रेशन कितनी कर दी है हमने? 3 टाइम्स, और बी की कितनी कर दी है? 3 टाइम्स, है ना? तो मैं इसे कैसे बना सकता हूं? इसके लिए आप पहले एक काम और कर लो, एक रेट लॉ बना लो। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। मान लो लेट रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के A2 पे पावर x एंड B2 पे पावर y। ओके बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. रेट ऑफ द रिएक्शन में Yes, मान रहा sir. हूँ, इस रिएक्शन के लिए मैं रेट मान रहा हूँ, रेट लॉ मान रहा हूँ कि ए पे पावर x और B2 पे पावर y के प्रोपोर्शनल है रेट। ये रेट लॉ है। तो इस रेट लॉ से क्लियर हो गया कि रेट इन सेकंड केस with respect to rate in first experiment becomes 81 times when constant k से k कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो है रेट concentration of A2 becomes 3 times the power x, concentration of B2 also becomes 3 times इसमें पावर y, और ये कितना हो गया बेटा? 81 टाइम्स हो गया रेट। इज दैट क्लियर? मैं इस 81 को अब लिख सकता हूं 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू, मैं बेस यहाँ पर सेम है तो इसको लिख सकता हूँ 3 पे पावर x प्लस वाई। इस तरह से मेरे सामने एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. वेरी गुड। अब आप इसी तरह से एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड से आप देखें। अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। तो मैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड को जब ऑब्जर्व करता हूँ
फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैं देखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन थर्ड एक्सपेरिमेंट विद रेस्पेक्ट टू 1 बिकम्स 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ 32.4 इंटू 10 पे पावर -8, -8 से -8 हम अलग कर दें तो 8 4 जा 32, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रहा है बेटा। रेट ऑफ बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन के से के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं हम। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A2 बिकम्स डबल, 1.5 से 3 हो गई है, पावर x, ये x पे डिपेंड कर रहा है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2 ऑल्सो कितना हो गया बेटा 3.2 से, देखो ध्यान से 1.6 तो 3 हाफ हो गया है, वेरी गुड। तो ये हाफ हो गया है कंसंट्रेशन, इस पे पावर y। बेटाओ मैं इस 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकता हूं और 2 पे पावर x, और इसे लिख सकता हूं 2 पे पावर -y, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जिसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पे पावर x -y। तो आप जब यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो आपको बेटा वो साफ दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियर, कि यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर x -y है। सो x -y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। अब आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो आप ये देख सकते हो बेटा हो कि अगर मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के साथ में ऐड करूं, x -y इज इक्वल टू 4, तो ऐड करने पर आप देख सकते हो कि y से y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पर मैंने ये 4 लिख दिया है, 2 होगा ये, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ये x -y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड था। मैं इसे ऐड करता हूँ तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3। और अगर आप इस 3 वैल्यू को पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एंड y इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। तो बताओगे बेटा रेट लॉ क्या हो गया, हेंस रेट लॉ, अब रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A2 पे पावर 3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2 पे पावर 1, जिसे आप चाहो तो लिखो, चाहो मत लिखो। तो इन्होंने पूछा है इस डेटा के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, तो आंसर हो गया 1। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, तो भी आपको यही सारा काम करना होता, बस आप लास्ट में पावर्स को ऐड करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो डेटाबेस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अपने आईक्यू के बेसिस पर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट लेकर के ये चेक करते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी चेंज होने पर रेट कितनी चेंज हो रही है। अगर ज्यादा रिएक्टेंट हो तो आप इस तरह से एक रेट लॉ हाइपोथेटिकली बना लें और उसके अकॉर्डिंग पावर एक्स और वाई सपोज करके आप रेशियो बना सकते हो। ओके बेटा हो? ओके बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, इन्होंने पूछा है इस रिएक्शन में कि कंसंट्रेशन ए और बी की अगर इतने और इतने है 0.2 और 0.35, तो रिएक्शन की रेट क्या होगी। अब रेट पूछा है ना, रेट लॉ पूछा है ना, इन्होंने ऑर्डर पूछा है। तो पहले हम ये चेक करते हैं रेट निकालने के लिए तो हमें बेटा ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हम रेट निकाल नहीं सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मैं यहाँ पर रेट निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, देखिए पहले आईक्यू के बेसिस पे चेक किया करो कि जो रिएक्शन है उसमें कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट मिल जाए जिसमें कोई एक पार्ट कांस्टेंट रहे, तो आसान हो जाता है कि दूसरे के रेस्पेक्ट में सिर्फ निकालना होता है हमें। तो यहाँ पर मैं देखूं फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को, तो यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन सेम है, केवल ए की कंसंट्रेशन मैंने 5 टाइम्स की है। जब कंसंट्रेशन मैंने 5 टाइम्स की है बेटा यहाँ पर,
तो यहाँ पे आप रेट को देखिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू 10 पे पावर -4, जिससे -4 ये पावर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। 4 का आप डिवाइड करोगे 100 में तो पता लग गया आपको कि ये रेट 25 टाइम्स हो रही है। कंसंट्रेशन ए की 5 टाइम्स करने पर अगर बेटा वो कितनी हो रही है, बोलो कितनी हो रही है रेट, 25 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो रेट ए पे पावर 2, दैट इज ए के रेस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ऑर्डर 2 होगा। तो कंसंट्रेशन 5 करने पर 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स रेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें जिसमें ए सेम हो, तो आपको बी का पता लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ए थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में सेम है कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे 5 टाइम्स हुई है, बट बी की कंसंट्रेशन 5 टाइम्स होने पर भी अगर आप रेट देखोगे थर्ड एंड फोर्थ में तो रेट जो है वो 1:1 दैट इज सेम रही है। अगर कंसंट्रेशन 5 टाइम्स करने पर भी रेट सेम है, इसका मतलब बी पर डिपेंड नहीं कर रही है रेट। इज दैट क्लियर? तो बी के रेस्पेक्ट में पावर क्या होगा, 0। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, 0। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे की बात खत्म हो गई। अब हमें रेट ऑफ द रिएक्शन देखनी है केवल तब जब ए की कंसंट्रेशन 0.2 है, तब हमें अब बी से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या है बेटा, बी के रेस्पेक्ट में डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में आप देखिए, तो ए की जब कंसंट्रेशन 0.2 है तो उस समय रेट कितनी है, आपको ये डेटा में ही मिल जाएगी। देखो ए की कंसंट्रेशन जब 0.2 है उस समय रेट ऑफ द रिएक्शन 1.6 इंटू 10 पे पावर -3 है, जिसको हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 10 पे पावर -4 में चेंज करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 पे पावर -4। इज दैट क्लियर? सो आंसर विल बी 2। बेटा वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आप लोगों को? Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने एक बार आपको आज और प्रैक्टिस करवाई है कि क्वेश्चंस कैसे भी आए आप लोगों को मैंने सारे केसेस बताए कि या तो वो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिख के देगा तो पावर से ऐड करना है, अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसको आपको उसकी यूनिट चेक करनी है, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आईक्यू से ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं कि जो आपने हाइपोथेटिकल रेट लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग पता लग जाए कि कंसंट्रेशन पे कितनी पावर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब इस पार्ट को इरेज कर दूं मैं। आपने देख लिया कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम इसके आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अब हम ये जो रिएक्शंस हैं इनका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हम इनके लिए कुछ थ्योरेटिकल बातें भी कर सकते हैं। मैं किसी भी रिएक्शन को अगर मैं 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर की मान करके डिस्कस करना चाहूँ तो मैं इसकी बात भी यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वही हम पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डिटेल्ड स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। ओके बेटा हो? तो पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन का। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट पार्ट पे आगे चलते हैं। आगे चले बेटा। Yes, sir. तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से मतलब है कि किसी भी रिएक्टेंट पर
किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए, और क्या लिख सकता हूँ वो, इफ स्क्रीन रिएक्शन टेढ़ी आ रही है, तो स्क्रीन टेढ़ी आ रही है। स्क्रीन टेढ़ी आ रही है। चलो तो टे- एक मिनट इसको वापस इरेज करता हूँ। अब बेटा ठीक आ रही है? यस सर। चलो बता दिया करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्लियर हो गया बेटा। एक ऐसी रिएक्शन, हम इसकी बात करें तो रिएक्शन which occurs with uniform speed और यूनिफॉर्म रेट, जो एक यूनिफॉर्म रेट से होती है, इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, और रिएक्शन which rate doesn't depend at the concentration of any reactant। एक ऐसी रिएक्शन जो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ओके बेटाओ, लेट हम ये मान लें A2 प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन है वो इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये मान लें कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, देन मैं इसके लिए लिख सकता हूं रेट लॉ। और क्या लिख सकता हूं रेट लॉ? रेट लॉ लिख सकता हूं मैं dx/dt, और आप इसे रेट भी कहते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, चलो मैं रेट भी लिख देता हूं, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 0, दैट इज ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप इसको केवल के कह सकते हो, क्योंकि किसी पे पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो के मतलब कांस्टेंट। तो जो रेट है वो कांस्टेंट रेट से हो रिएक्शन, दैट इज यूनिफॉर्म रेट से हो। इज दैट क्लियर बेटा? उसको हम Yes, sir. जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ये इक्वेशन बना हमारे सामने dx/dt इक्वल टू के, ये इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म में है। ये कैसे बनाया आप इसको समझ लो। रिएक्शन स्टार्ट जब मैंने की, जब टाइम t 0 था, उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन a मोल पर लीटर है। ये अभी प्रोडक्ट बना नहीं। मान लो टाइम t पर इसमें से x डिसअपियर हो गया और प्रोडक्ट x बन गया। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस को शो कर रहा है, दैट इज x का अमाउंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। कितना चेंज होगा x के बराबर, x ही डिसोसिएट हुआ है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके बेटा, तो इस फॉर्म में से हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना चाहो रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ और टाइम के साथ, अगर आप टाइम नहीं लो तो आप कंसंट्रेशन भी दे सकते हो रिएक्टेंट की। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कुछ भी लिखो, रेट ऑफ द रिएक्शन है वो चेंज नहीं होगी, एक यूनिफॉर्म रेट से ही होगी, तो कर्व ऐसा आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, वो Yes. समझ में आ गया जी? हाँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और ये रेट जो है वो क्या होगी, चाहे आप इसकी कर्व टाइम के साथ ड्रॉ करो, चाहे कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट हमेशा यूनिफॉर्म होगी। और कर्व एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
टी एक्सिस, दैट इज एक्सिस ऑफ टाइम के पैरेलल आएगा। ओके बेटा, और जब पैरेलल होता है तो उस समय स्लोप क्या होता है? 0। जीरो। वेरी गुड। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, किस तरह हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बना सकते हैं, कितनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई बेटा? Yes, तो sir. अब वेरी गुड, तो अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के करेक्टर्स और भी हैं, इसके बारे में और डिटेल्ड स्टडी और भी रिएक्शंस, इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या और रिएक्शंस के लिए स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके बेटा? यस सर। हाँ, तो सेम लिंक पे आपको वापस आना है, हम इसकी डिटेल्ड स्टडी आगे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।